हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम लोग हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। इसके बारे में लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, ठीक है, और इसे पढ़ा भी जा सका है। इसके अंदर वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय आता है। इसमें इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, एक पुरातत्विक, दूसरा विदेशी यात्रा और तीसरा साहित्य है, ठीक है। उसके बाद है पुरातत्विक को सिक्का और अभिलेख में बांटा गया है, ठीक है। उसके बाद साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है, धार्मिक और गैर धार्मिक, ठीक है। उसके बाद फिर धार्मिक को यहाँ पे 4 भागों में बांटा गया है। धार्मिक को यहाँ पे 2 भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। फिर ब्राह्मण को यहाँ पे आपको 6 भागों में बांटा गया। वेद हो गया, आपका उपवेद हो गया, वेदांग हो गया, पुराण हो गया, उपनिषद और महाकाव्य हो गया। गैर ब्राह्मण को 2 भागों में, जैन और बौद्ध में आपका बांटा गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट है, इसमें आपका आता है सिक्का। सिक्के का अध्ययन न्यूमेस्टिक्स कहलाता है। न्यूमेस्मेटिक्स, सिक्के का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमेस्मेटिक्स। उसके बाद है टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना था। टेराकोटा का सिक्का क्या चीज़ का बना था? मिट्टी का बना था। यह सिंधु सभ्यता में बना था। मौर्य काल के समय आहत या पंचकर्मा सिक्के का प्रयोग हुआ था। आहत सिक्कों का लिखावट नहीं होती थी, केवल चित्र बने होते थे। यह पहला धातु का सिक्का था आपका। उसके बाद मेरा पर्ण चांदी के सिक्के जो मौर्य काल में प्रचलित थी। पर्ण चांदी के सिक्के आपको मौर्य काल में प्रचलित थे। चौथा है मेरा सीसा का सिक्का सातवाहन काल में प्रचलित थी। सीसा का सिक्का। उसको पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। पहली बार सोने का सिक्का किसके द्वारा प्रचलित किया गया? तो यूनानी शासकों के द्वारा किया गया। उसके बाद मेरा शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। शुद्ध सोने का सिक्का आपका कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। उसके बाद मेरा है सर्वाधिक मात्रा में तथा सबसे अधिक अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल में प्रयोग हुआ। इस समय स्कंदगुप्त शासक थे। अशुद्ध सोने का सिक्का सबसे ज़्यादा आपका है गुप्त काल में प्रयोग हुआ। इस समय शासक कौन था? तो स्कंदगुप्त थे। उसके बाद मेरा चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय प्रचलित हुआ। चांदी का विक्रमादित्य के समय। अशुद्ध सोने का सिक्का आपका स्कंदगुप्त, याद रखिएगा। उसके बाद है मेरा मयूर शैली की सिक्का गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय प्रयोग में लाया गया। इस सिक्के का प्रचलन गुप्त काल में सर्वाधिक रूप से हुआ, ठीक है। उसमें था मेरा उसके बाद है मेरा नेक्स्ट पॉइंट, कौड़ी का प्रयोग भी गुप्त काल में ही हुआ। कौड़ी का भी प्रयोग क्या है? गुप्त काल में ही हुआ। उसमें मेरा चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासनकाल में शिहाबुद्दीन ने प्रारंभ करवाई, ठीक है। चमड़े का सिक्का क्या है? हुमायूं के शासनकाल में शिहाबुद्दीन ने प्रारंभ करवाई। उसके बाद है मेरा रुपये का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया। रुपये का प्रारंभ किसने किया? तो शेरशाह सूरी ने किया। उसके बाद मेरा दाम का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने ही किया। सोने की असरफी का प्रारंभ भी शेरशाह सूरी ने ही करवाया। सोने की असरफी का प्रारंभ भी शेरशाह सूरी ने ही करवाया, ठीक है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट है अभिलेख, ठीक है। अभिलेख में देख लेते हैं। कहता है अभिलेख पत्थरों को खोद कर लिखना अभिलेख कहलाता है। जो हम लोग पत्थर पर जो लिखते हैं खोद कर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। उसके बाद मेरा छोटे पत्थरों पर लिखना शिलालेख कहलाता है, ठीक। उसके पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों पर जो हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग शिलालेख कहते हैं। बड़े पत्थरों पर जो हम लोग खोद के लिखते हैं उसको हम लोग अभिलेख कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरा है स्तंभ के समान ऊंचे पत्थरों पर लिखना स्तंभ लेख कहलाता है। जो टीला पे हम लोग लिखते हैं, जो बड़े बड़े ऊंचे पत्थर होते हैं उसको हम लोग स्तंभ लेख कहते हैं, ठीक है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका एपिग्राफी कहलाता है। उसके बाद मेरा है कुछ प्रमुख अभिलेख यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं। 20 में अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान के शासक डेरियस ने किया था। अभिलेख लिखने का शुरुआत किसने किया? तो डेरियस ने किया, जो आपका कहाँ का शासक था? तो ईरान का शासन था। उसके बाद मेरा पहला अभिलेख बोग जगोई से मिला, जो तुर्की या एशिया का माइनर में था, ठीक है। उसके बाद मेरा पहला है हाथी गुफा अभिलेख, जो उड़ीसा में है। इसे कलिंग राजा खारवेल ने लिखा। हाथी गुफा अभिलेख को किसने लिखा? तो कलिंग का राजा खारवेल ने लिखा। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। युद्ध के समय कलिंग का राजा नंद राज था, ठीक है, जो गंगवश का था।
मतलब कि हाथी गुफा अभिलेख जो खारवेल राजा ने, कलिंग का राजा खारवेल ने लिखना शुरू किया। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है। ठीक है, युद्ध के समय कलिंग का राजा कौन था? नंदराज था, जो गंगवंश का शासक था। उसके बाद में मेरा ऐहोर अभिलेख जो राजस्थान में है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन व विजय की चर्चा इसमें की गई है। ऐहोर अभिलेख जो राजस्थान में है। जूनागढ़ का अभिलेख गुजरात में आपका है। इसमें रुद्रदामन के सुदर्शन झील की चर्चा है। इस झील में चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। उस झील को किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। उसके बाद है मेरा प्रयाग अभिलेख आपका इलाहाबाद में है। इसमें समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की है। ठीक है, इसमें समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की है किसमें? तो प्रयाग अभिलेख जो इलाहाबाद में है आपका। ठीक है, उसके बाद मेरा स्तंभ या लेख जिसको हम लोग बोलते हैं, पिलर या एडिक्ट, यह स्तंभ के समान ऊंचे होते थे। ठीक है, उसके बाद कहता है हेलियोडोटस या गुरुध्वज स्तंभ लेख एमपी। इसमें भागभद्र ने भागवत धर्म की जानकारी दी है, जो मध्य प्रदेश में है आपका। विदेशी यात्री द्वारा भारत का वर्णन है। इसमें पहला मेरा हेरोडोटस हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा। उसके बाद मेरा मेगास्थनीज जो इंडिका नामक पुस्तक लिखा। उसके बाद में प्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी जो अज्ञात है, इसका लेखक का पता अभी नहीं चल पाया है। उसके बाद मेरा है टॉलमी, ये जियोग्राफिका ने लिखा। उसके बाद मेरा प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका लिखा। उसके बाद मेरा अल-बिरूनी जो किताबुल हिंद और तहकीब हिंद नामक पुस्तक की रचना की। उसके बाद मेरा मार्को पोलो जो चीन का यात्री नामक पुस्तक लिखी। उसके बाद फयान जो क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने लिखा। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय पर यह पुस्तक लिखा गया फयान। उसके बाद मेरा हेनसोंग जो सीयू की जो हर्षवर्धन पर लिखा गया। तारानाथ जो कयुंगर या तंगयूर नामक पुस्तक लिखे। उसको मेरा फयान जो 399 ईस्वी में भारत आया था, जो मेरा विक्रमादित्य द्वितीय का शासनकाल में था। ठीक है, क्यू की पुस्तक या चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया। उस समय भवन तथा कौरी की चर्चा है इसमें। ठीक है, जो फयान जो पुस्तक जो लिखे क्योंकि उसमें क्या चीज़ का चर्चा है आपका? भवन एवं कौरी की चर्चा है। अब संयोगन जो 518 ईस्वी में आया चीन तथा इसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। मतलब कि इन्होंने विशेष रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित मतलब कि इसमें उसके बारे में खोजे लिखे पढ़े। उसके बाद मेरा आता है हेनसोंग जो आपका 629 ईस्वी में आया। यह सीयू की यह हर्षवर्धन के दरबार में आया। उसको इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापक दोनों किया। इसे यात्री का राजकुमार भी कहते हैं। तो यात्री को राजकुमार किसे कहते हैं? तो अब हम लोग हेनसोंग को कहते हैं। ठीक है, उसका नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इत्सिंग के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इत्सिंग कहता है यह 673 ईस्वी में आया था भारत। यह एक चीनी यात्री था। कहाँ का था? तो चीनी यात्री था। यह त्रिपिटक की 400 प्रतियां अपने साथ लेकर चीन लेकर चला गया था। 300 फोटोकॉपी इत्सिंग जो त्रिपिटक का। उसके बाद मेरा इन बतूता, ये मोरक्को का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? तो यह मोरक्को का रहने वाला था। इसने यह 7000 किलोमीटर की यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया। इसने अपनी पुस्तक रेहला थी। इसकी पुस्तक क्या थी? रेहला, जो इन बतूता के द्वारा रचना की गई है। ठीक है, ये किसके दरबार में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भारत आया। उसके बाद मेरा है अब्दुल रज़ाक, यह फारस का रहने वाला था। विजयनगर काल में भारत आया। इसका पुस्तक मतला ए साहिल है। यह कृष्णदेव राय के दरबार में आया। किसके दरबार में आया? तो कृष्णदेव राय के दरबार में आया, जो विजयनगर काल में है। उसके बाद मेरा आता है मेरा फयान जो क्यू की पुस्तक है। इसका चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में भारत आया। इसमें उस समय के भवन तथा कौरी की चर्चा की है फयान। उसके बाद मेरा संयोगन जो 518 ईस्वी में चीन का रहने वाला था। इसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित किया। उसके बाद मेरा आता है
हेनसोंग जो 629 ईस्वी में आया है, सीयू की हर्षवर्धन के दरबार में आया आपका। इसने कहता है इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापक दोनों किया। इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? तो हेनसोंग को हम लोग कहते हैं। उसके बाद कहता है इत्सिंग, यह चीनी यात्री था। यह त्रिपिटक की 400 प्रतियां अपने साथ लेकर चला गया था। ठीक है, उसके बाद मेरा आता है आपका इत्सिंग आपका हो गया, जो आपका हेनसोंग हो गया। इत्सिंग के बारे में हम लोग जानते हैं 673 ईस्वी में। ठीक है, ये चीनी यात्री था। ये त्रिपिटक की आपका 400 प्रतियां अपने साथ लेकर चला गया। इब्न बतूता ये मोरक्को का रहने वाला था, जो 7,000 किलोमीटर की यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक कौन सा था? रेहला था। अब्दुल रज़ाक के बारे में हम लोग जान गए थे। यह फारस के रहने वाला था, विजयनगर काल में आया था। इसका पुस्तक मतला ए साहिन है। यह कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। उसके बाद मेरा साहित्यिक स्रोत आता है। साहित्यिक स्रोत में आप लोग पढ़िएगा, गैर धार्मिक स्रोत हो गया आपका, धार्मिक स्रोत हो गया, इसके बारे में चलिए तो हम लोग देखते हैं। लिखित स्रोत को साहित्यिक स्रोत कहते हैं। लिखित स्रोत को हम लोग क्या कहते हैं? साहित्यिक स्रोत कहते हैं। प्राचीन इतिहास की जानकारी का सबसे बड़ी स्रोत है आपका। ठीक है, गैर धार्मिक स्रोत, इसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं है। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र। ठीक है, धार्मिक स्रोत में इसका संबंध किसी न किसी धर्म से रहता है। धार्मिक स्रोत में क्या है? यह किसी न किसी धर्म से जुड़ा हुआ रहता है आपका। ठीक है, गैर ब्राह्मण हो गया वैसे स्रोत जिनका संबंध हिंदू धर्म से नहीं रहता है, उसे हम गैर ब्राह्मण कहते हैं। जैन साहित्य या प्राकृत भाषा में मिले हैं। जैन धर्म की भाषा कैसी थी? तो प्राकृतिक भाषा थी। इसे हम आगम कहते हैं। उदाहरण के लिए 12 अंग, 12 उपांग, उसका अचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कल्पसूत्र आदि पुराण। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य अपनी पाली भाषा में मिले। बौद्ध साहित्य क्या है? पाली भाषा में आपको मिला है। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानियाँ हैं इसमें। ठीक है, ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है आपका। किसमें? ललित विस्तार में। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा है। महाजनपद हुआ यहाँ पे, गलती से मिस्टेक है प्रिंटिंग। उसके बाद मेरा है बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है। बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र पुस्तक कौन सा है? तो त्रिपिटक है, जो 3 पुस्तकों का समूह है इसमें आपका। ठीक है, उसके बाद मेरा आता है शुद्ध पिटक। यह सबसे बड़ा पिटक है। इसे बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहते हैं शुद्ध पिटक का। ठीक है, उसके बाद मेरा आता है विनय पिटक। विनय पिटक आपका, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह सबसे छोटा पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा है विनय पिटक में। अधिधर्म पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा है आपका। ठीक है, तो इस तरह से फिर आगे हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है इसमें अब मेरा आता है वेद में आपका है वेद। तो आज हम लोग इतना ही तक इसको साहित्यिक स्रोत तक ही इसको हम लोग क्या है एंड करते हैं। फिर हम लोग आगे के क्लास में वेद को पढ़ेंगे अच्छे तरह से। चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।